चले तो मित्रों आज शुरू करते हैं कोशिका विज्ञान विज्ञान की तीसरी कक्षा में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोशिका कोशिका किसे कहते हैं? जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, हमारा जो या किसी भी जंतु का जो पूरा का पूरा शरीर जो बना हुआ है वो किससे बनना है? तो कोशिका से। संरचनात्मक माने स्ट्रक्चर बनाने वाला, समझ में है ना, और क्रियात्मक माने उसका जो कार्य करने वाला, जो भी अंग बने हुए हैं, अंग तंत्र बने हुए हैं, आपका सेल बना हुआ है, सब किससे बना? आपको कोशिका से बना हुआ है। समझ में है ना। कोई भी जीव बनेगा तो बिना कोशिका का बन नहीं सकता है। जैसे कोई भी घर बिना ईंटा का नहीं बन सकता है, उसी तरह कोई भी जीव बिना कोशिका का नहीं बन सकता है। कोशिका समझ में आ गया। तो कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका किसी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचना माने स्ट्रक्चर बनाने वाला और क्रियात्मक माने कार्य करने वाला। जैसे कोशिका के आधार पर अगर जीव को देखते हैं तो कोशिका के आधार पर जीव दो तरीके के होते हैं। एक कोशिकीय जीव सिंगल सेल, और एक हम लोग बहुकोशिकीय जीव मल्टीपल सेल जीव हो जाएंगे हम लोग का। ठीक है, मल्टी सेलर। तो एक कोशिकीय जीव में कौन कौन आएगा? जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अमीबा। अमीबा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे बचपन में आप लोग अमीबा के बारे में पढ़े होंगे कि अमीबा का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता था और इसमें इसका कोई आप निश्चित स्ट्रक्चर नहीं होता था। पढ़े हैं ना? एक मुंह होता है, ना कान होता है, ना हाथ होता है, ना गोड़ होता है, कुछ नहीं होता है। ये अमीबा होता है, पैरामीशियम अमीबा। ये एक कोशिकीय जीव है। और हम लोग क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। हमारे शरीर में अलग अलग अंग है, होंठ है, मुंह है, त्वचा है, नाक है, कान है, अंदर लीवर, किडनी, फेफड़ा, अतड़ी, सकड़ी सब। तो सब क्या है? कोशिका का बना हुआ है। ऊपर का क्या? हमारे शरीर का पूरा चमड़ा कोशिका का बना है। तो यह सर बना है, लेकिन हमारे शरीर का शरीर पूरा चमड़ा से बना है। तो क्या पूरा शरीर का चमड़ा एक जैसा है? कैसे है? आपका ये हाथ का चमड़ा अलग है और यहाँ का चमड़ा अलग है ना। बचपन में बच्चा को बोलते चुटी काटेगा, ले जा काट। याद पड़ा? हमारे लिप्स का चमड़ा अलग है, पैर का एड़ी का चमड़ा अलग है। ना समझ में आएगा, ना भरोसे का अलग है। तो एक बार ओठ के दम पर रोड पर चल के दिखाओ, है ना। ओठों से छू लो तुम, ये रोड अमर कर दो। ठीक है, तो ये अलग है चमड़ा। बाल जो है वो स्केल हम लोग का अलग है, सेल्स अलग है, क्योंकि सेल में भी अलग जाते हैं। तो हम लोग सेल में अगर जूनियर क्लास में चलते हैं तो दो तरह के सेल होते हैं जीवन के आधार पर, जीवित कोशिकाएं और मृत कोशिकाएं। जीवित कोशिकाएं और मृत कोशिकाएं, याद आ रहा है बचपन? तो इस हम लोग पढ़े थे। ये हमारे हाथ का जीवित कोशिका है, और जब ये कोशिका मर जाएगा तो आगे बढ़ते जाएगा और नाखून के रूप में आगे बाहर निकल जाएगा। उसको काट के निकाल दिए, बाल के रूप में अब आगे निकल जाएगा, काट के अलग निकाल दिए। ये मृत कोशिका है ना। तो नाखून क्यों निकलता है? क्योंकि जो सेल्स मर जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, उसको बाहर निकालना जरूरी है। तो कैसे निकलेगा? तो नाखून के रूप में, बाल के रूप में निकलेगा, जिसको हम लोग को भगवान का बोला है कि नाखून बढ़ जाएगा तो उसको काट देना चाहिए। लड़कियां नाखून ना छुपाए, कोई बात ना, बोलना छोड़ दिए है ना। आगे बढ़े तो अब चले हम लोग कोशिका के अंदर होता है और मेन जीव द्रव, ओकरा से शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कोशिका किसे कहते हैं समझा दिए आप लोग को। ठीक है, अब देखिए जीव द्रव के बारे में समझिए। पहले आप लोग जीव द्रव के बारे में आप लोग समझिए, है ना। जीव द्रव में क्या होता है? देखिए यहाँ पर क्या कहे, जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने किया। ये पूछता है बहुत बार, जीव द्रव का नामकरण किसने किया? तो पुरकिंजे महोदय ने किया था जीव द्रव का नामकरण। सन 1839 ईस्वी में इसने नामकरण किया। तो ये तो उतना नहीं पूछता है, लेकिन है जरूर, आपको पूछेगा तो याद कीजिएगा हाईलाइट करके। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन माने जरा में रंग ना हो, पारभासी आर पार जरा देख सके, और लसलसा चिपचिपा टाइप का और वजन युक्त पदार्थ है। कौन हम लोग का? तो जीव द्रव। ठीक है, देखो जीव द्रव की सारी जैविक क्रियाएं इसी द्वारा होते हैं। जीव की सारी जैविक क्रियाएं जो होती है, जीव की जो सारी जैविक क्रियाएं हैं वो किस पर होती है हम लोग की? तो जीव द्रव पर होती है। एक मिनट थोड़ा सा इसको सही करते हैं।
हाँ, जीव की सारी जैविक क्रिया किस पर होती है हम लोग की? तो जीव द्रव के द्वारा होती है। इसलिए जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। एग्जाम में आपको दे देगा इनमें से किसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, ऑप्शन दे देगा क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, फलान ठेकान, है ना। तो तुम क्या मारोगे? जीव द्रव को। किसको मारोगे तुम? जीव द्रव को। आगे समझ में? तो जीव द्रव से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक, जीव द्रव का खोज किसने किया, और जीव द्रव क्या है? जीवन का आधार है। अब पूछोगे जीव द्रव होता कहाँ है? तो कोशिका के अंदर। कहाँ होगा? कोशिका के अंदर। जीव द्रव को दो भागों में बांटा गया है, तो कोशिका को भी दो भागों में बांटा गया है। एक बाहर बाउंड्री वाल जो हो गया, ये हो गया तुम। एक अंदर में होता है, केंद्रक होता है। तो बाहरों के बाउंड्री वाल में पानी नियन भरल है, और अंदर के बाउंड्री वाल में भी पानी नियन कुछ भरल है। आ रहा समझ में? तो कोशिका को दो भागों में बांटा जाता है, एगो केंद्रक और एगो बाकी उसका एरिया। तो देखिए, एक होता है कोशिका द्रव, यह कोशिका में केंद्रक और केंद्रक झिल्ली के बीच में होता है। यह कोशिका में केंद्रक, कोशिका में केंद्रक, ये केंद्रक हो गया, ये केंद्रक, ये वाला, ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़िया कलम ले लेते, चिन्हाएगा। हाई केंद्रक हो गया, इसको मिटा देते हैं पहले पूरा, है ना। तो हाई केंद्रक और हाई हो गया हम लोग का कोशिका झिल्ली। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच क्या होता है हम लोग का? कोशिका द्रव्य होता है। जो पानी दिख रहा है ना, उसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव बोलते हैं। और केंद्रक द्रव्य क्या होता है? ये केंद्रक के अंदर पे आता है। जो केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाएगा उसे क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। समझने में कोई दिक्कत आ रहा है? समझ बढ़िया से आगे बढ़े आप लोग को। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका में जीव द्रव क्या है? ओकरा अंदर का पानी, समझ में है ना, मोटा मोटी अंदर का पानी। और जीव द्रव दो भाग में होता है, वो केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव। जैसे हमारे शरीर में 70% पानी है, 1% भी पानी कम हो जाएगा तो प्यास महसूस होने लगेगा, समझ में ना। उसी तरह कोशिका के अंदर भी क्या है? पूरा कोशिका किससे बना है? पानी से बना है। आ रहा समझ में? आगे बढ़े। जीव द्रव 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना है जीव द्रव का। 76% ऑक्सीजन, फिर 10.5% कार्बन, फिर हाइड्रोजन है 10% और नाइट्रोजन। तो ये चारों क्रम से आपको याद करना पड़ेगा कि जीव द्रव में मौजूद 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। एकरा में जो लिक्विड है वो लिक्विड किससे बना है? तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऐसे भी जानते हैं पानी को बनने के लिए दो चीज बहुत जरूरी है, एक तो ऑक्सीजन, है वो क्या हम लोग का हाइड्रोजन, है ना। H2O फॉर्मूला होता है पानी का, ये तो दो मौजूद है। और कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्राप्त होने गैस है, सबसे बेसी तो नाइट्रोजन होता है हम लोग का। आगे बढ़े। जीव द्रव का 80% भाग जल होता है। कितना परसेंट भाग जल होता है? 80% भाग खाली पानी होता है। आ रहा समझ में? जीव द्रव का 80% भाग क्या होता है हम लोग का? खाली पानी होता है, ठीक है। बाकी 20% में और भी उसका पोषक तत्व तो फलान ठिकान मौजूद होगा। जीव द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात जो होता है 81:9 होता है। तो ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। सॉरी 81:19 होता है। तो 81 और 19 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, समझ में? तो इसमें क्या क्या आपको रटना है? पुरकिंजा बहुत देखो, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, उसको रटना है आपको। जीव द्रव में खो पदार्थ से मिलकर बनेगा, इसको रटना है आपको। और आपको क्या रटना है कि कितना जल होता है जीव द्रव में। यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? बढ़े। कोशिका जीवधारियों की जैविक प्रक्रिया का एक रचनात्मक मौलिक इकाई है। हमारा स्ट्रक्चरल इकाई कौन है? कोशिका, जिसके बारे में थोड़ा पहले बता रहे हैं। कोशिका जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो तुम्हारा स्ट्रक्चर बन रहा है ऐसा क्या कि तुम्हारा कोशिका ऐसा है जो विशिष्ट परागम्य कला से घिरा होता है, जो प्राय स्वजनन की क्षमता होती है। कोशिका में क्या होता है? स्वजनन का, अपने टूटेगा अपने बनेगा, अपने टूटेगा और अपने बने। कौन? तो कोशिका। अमीबा याद पड़ रहा है आप लोग को? अमीबा का प्रजनन कैसे होता था? अमीबा बड़ा होता था, बड़ा होते होते इसे करेगा फिर टूट जाएगा ना। 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं। अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन विधि या बहुखंडन विधि से जनन होता है, और में कोई मेल और फीमेल की जरूरत हम लोग की नहीं है। उसी तरह कोशिका में जो होता है स्वजनन, सेल्फ रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है इसमें? सेल्फ रिप्रोडक्शन, मैंने कि स्वजनन होता है। आ रहा है समझ में आप लोग को? उसके बाद चलते हैं, रॉबर्ट हुक महोदय ने सन
1665 में अवलोकित करके कोशिका का नामकरण किया। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि कोशिका का नामकरण किसने किया। तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक किसने किया था? हुक, याद हो गया? हाय हुक कर चलिए घर, याद हो जी वो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। आगे चले। वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन एवं जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान ने सर्वप्रथम कोशिकावाद मैंने सेल थ्योरी को प्रस्तुत किया। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया, इसको काट दिया हम, ठीक है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। माने कि सेल थ्योरी को किसने दिया? तो सेल थ्योरी को किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने, स्लाइडेन एवं स्वान ने। ये नंबर भी आपको याद करना पड़ेगा। कोशिका कैसा होता है, क्या होता है, थ्योरी के बारे में बताया तो कौन बताया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका का नामकरण कौन किया? रॉबर्ट हुक ने। याद हो गया आप लोग को? रॉबर्ट हुक ने। आगे बढ़े। हाँ, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका, आप लोग तंत्रिका कोशिका देखोगे इस तरह का फिगर होता है न्यूरॉन्स का, है ना? इस तरह हम लोग का इसमें टेल होगा एगो, उतना सुंदर हम नहीं बना है। ये क्या होगा? एक दूसरे से जुड़ा होता है इसमें, इस तरह का इसमें फिर झोंटा टाइप का होगा एक वो, इसमें वो केंद्रक होगा, इस तरह का होता है हम लोग का। और ये न्यूरॉन्स पूरे शरीर में होते हैं। ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं? आपको मैसेज देने का काम करते हैं शरीर में, है ना? शरीर को ठीक से चलाने का काम करता है कौन? न्यूरॉन। न्यूरॉन काम नहीं करेगा तो तुमको कोई पता नहीं चलेगा, समझ में है ना? तो शरीर को जब शून्य कर जाता है, न्यूरॉन में जब शून्य हो जाता है पकड़ा है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तभी तो दे रहा है। और जब दांत को बना उसमें शून्य कर देगा तब दांत कबार देगा तुम्हारा, शून्य है। और बाद कभी किसी के दांत इसे छुओ का पता नहीं चलेगा कि कुछ है गाल मेरा, फूलर टाइप का लगेगा, ठीक है तो फूलर टाइप का लगेगा, समझ में आया ना? दांत किसी करके कोई ऑपरेशन होता है तो शून्य रहेगा कुछ देर तक उसका शरीर। तो न्यूरॉन को शांत कर दिया गया, वो मैसेज ही नहीं भेजेगा। न्यूरॉन ही तुमको मैसेज देता है, अच्छा तुमको कोई मारा है, समझ में आ रहा ना? ये न्यूरॉन ही तो बता रहा है। पैर में चोट लगा और आंख से आंसू आ गए, कहाँ आ गया, है ना? न्यूरॉन्स बताया ना। हाँ, शुतुरमुर्ग का अंडा में सबसे बड़ा और सबसे भारी कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका अंडा? शुतुरमुर्ग का अंडा का कोशिका सबसे बड़ा होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? न्यूरॉन। तो जौन जौन घेर रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के लिए। रॉबर्ट हुक। कोशिका दो प्रकार की होती हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। मोटा मोटी भाषा में अगर बोले ना तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की हमको समझाना, अगर एक लाइन में बताना हो तो प्रोकैरियोटिक डेवलप्ड कोशिका नहीं है और यूकैरियोटिक कोशिका डेवलप्ड है। मेन हम अगर एक लाइन में बोलना चले, लेकिन एक लाइन से तो होगा नहीं, पढ़ना है थोड़ा डीप में, पढ़ना है थोड़ा डीप में, तो चलो डीप वाला भी थोड़ा पढ़ा देते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका है तरीका से होता है, एक नाक मुंह भुभुन ऐसा बा, चिन्ह लो पहले, चिन्हा गई, यह सियारा जो रात के चिचियात रहे। आगे बढ़ो। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं कहलाती है जिसमें केंद्रक तथा सुविकसित कोशिकाओं का अभाव होता है। नायकरा में केंद्रक कला होता है, नायकरा में केंद्रक होता है, नायकरा में कोशिकांग होता है, कुछ ना होता है, एकरा में कुछ ना होता है, एकरा को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। नायकरा में केंद्रक होगा, ना केंद्रक कला होगा, नायकरा में सुविकसित कोशिकांग होगा, कुछ भी अच्छा से इसमें नहीं बना होता है। इसके गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, वो नहीं के प्रोटीनों बेचारा भी नहीं के। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरियोफेज, ये सब नीलहरी शैवाल, ये बहुत पूछता है आपको एग्जाम में, नीलहरी शैवाल, ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं है। तो नाम याद कर लेना, एग्जाम में पूछेगा इसमें से कौन कौन प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं है, तो जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल। आगे समझ में?
ठोक के आना इस क्वेश्चन को, अगर आपके एग्जाम में पूछ देगा तो। जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, नील हरित, शैवाल, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। क्लियर? एचडी में क्लियर हो रहा है। एकरा अंदर कुछ खास नहीं होता है, देख रहे हो एकरा शरीर में देखो कुछ बेचारा का कोई अंग विशेष नहीं बना हुआ है, एगो साइड से दाना 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 टाइप का बना हुआ है, अब बाकी कोई ना एकरा में कुछ नहीं है, ना माइक्रोकोन्डिया ना लाइसोसोम है ना कुछ है एकरा में, सिंपल स्ट्रक्चर लग रहा है। ये फोटो तो बबुओ बना देगा, है ना जी, ये फोटो तो बबुओ बना देगा। तो प्रोकैरियोटिक में कुछ होता नहीं है, प्रोकैरियोटिक में कुछ होता नहीं है। अब यूकैरियोटिक में देखो, यूकैरियोटिक में देखो एक और संरचना, ये बउआ का पैसा ना बन बहु मतलब लगी, चलो ठीक है। तो एक में बहुत सारा भाग है आप लोग को, गोल्जी काई है आपको, है ना, उसके बाद लाइसोसोम है आपको, बहुत सारा इसमें अंग है जिसके बारे में हम लोग अलग अलग इसमें पढ़ेंगे, समझ में है ना। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, इसमें सब होगा, इसमें केंद्रक कला होगा, केंद्रक कला होगा, केंद्रक होगा, पूर्ण रूप से विकसित होगा, विकसित कोशिकांग पाई जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सब कुछ होता है यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक कोशिकाएं में सब कुछ होती है, और इसमें 80 एस प्रकार के राइबोसोम होते हैं। आप प्रोकैरियोटिक में 70 एस प्रकार के राइबोसोम होता है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, बीपीएससी में क्वेश्चन ऐसा डाला हुआ था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, बीपीएससी कोई पीसीएस का है देख लेना पड़ेगा क्वेश्चन, लेकिन है प्रोकैरियोटिक में कौन इस प्रकार का हम लोग का राइबोसोम होता है, तो 70 इस प्रकार का, और यूकैरियोटिक में 80 इस प्रकार का। प्रकार है, नामकरण कर दिया। अब एस का मतलब मत पूछना, आगे बढ़े। इसके गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, मैंने में सब कुछ है, ओकरा में हिस्टोन प्रोटीन पाया जा रहा था नहीं, प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाते, एकरा में हिस्टोन प्रोटीन पाया जा रहा है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है जितना है शैवाल, सब नील हरित शैवाल को छोड़ करके सब में क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका है। और जितना विकसित जीव है, आदमी, हाथी, घोड़ा, लकड़सुंगवा, लकड़बग्घा, है ना, गाय, बकरी, पेड़ पौधा, सब क्या है आपको यूकैरियोटिक है। समझ में आ गया? यूकैरियोटिक याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रोकैरियोटिक पूछेगा, प्रोकैरियोटिक का उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल पूछेगा आपको, समझ में आ गया। और आपको पूछेगा आपको एग्जाम्पल, और 70-80 का आपको राइबोसोम को याद कर लेना होगा, कोई दिक्कत। अब एकरा में यूकैरियोटिक कोशिकाएं में बहुत सारे कोशिकांग है ना, जैसे लाइसोसोम, राइबोसोम, ठीक है, और भी बहुत सारे, आज गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, अलग अलग तरह के भाग है, केंद्रक, एक बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं, समझ में आ गया। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आप लोग समझ में कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, है समझ में आ गया आप लोग को, सबको समझ में आ रहा है? जिसका बायोलॉजी बैकग्राउंड अगर नहीं समझ जा रहा है तो यानी बहुत अच्छा से समझ आ रहा है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। अब चलते हैं हम लोग कोशिका के प्रमुख भाग में। जैसे हम लोग के शरीर के प्रमुख भाग हाथ, गोड़, नाक, मुंह, कान होता है, वही तरह कोशिका का अलग अलग भाग है, और भाग में पहला भाग का नाम है कोशिका भित्ति, और दूसरा भाग है कोशिका झिल्ली। केकरा में कोशिका भित्ति और केकरा में कोशिका झिल्ली पाया जाएगा, एक याद करने का तरीका बहुत आसान है। कोशिका भित्ति जो होता है ना, वो कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली या कोशिका के बाहरी आवरण में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे हम लोग के बाहरी आवरण पे, पहला जान लो, बाहरी का दीवार है, कहा हम लोग का बाहरी के दीवार है। तो कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, तो पेड़ में पाया, किस में पाया जाएगा हम लोग का, पेड़ पौधों में। उन लोग का, अच्छा हम लोग का भी स्किन है, पेड़ का भी स्किन है, नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग का भी स्किन है, पेड़ का भी स्किन है ना, लेकिन हम लोग का स्किन सॉफ्ट है, पेड़ का स्किन सॉफ्ट नहीं है ना जी। तो हम लोग जितना जीव है, मछली है, ये है, वो है, सबका अप्रोक्स क्या है, सॉफ्ट ही होता है। तो कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, केवल पादप कोशिकाओं में। यह सेल्यूलोज का बना होता है, यह कोशिका को निश्चित आकार बनाए रखता है, क्योंकि भाई ये कड़ा होता है, क्या रहता है ये हम लोग का, कड़ा होता है, इसलिए क्या करता है, कोशिका को ये निश्चित आकार देता है। कौन हम लोग का, कोशिका भित्ति। समझ में, कोशिका भित्ति क्या करता है, कोशिका को निश्चित आकार देता है, और ये कड़ा होता है, जेकरा कारण ये पेड़ में पाया जाएगा, और पेड़ का एक निश्चित आकृति होता है, पेड़ को हम लोग ऐसे नहीं दबा सकते हैं,
दबा सकते हम लोग? ऐसे पेड़ को नहीं दबा सकते। जीवाणु की कोशिका भित्ति, ठीक है, पेप्टिडोलक गलकेन से बना होता है, ठीक है। आपको मेन याद रखना है कि कोशिका भित्ति किस क्या बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। और कोशिका भित्ति पाया किसमें जाता है, तो पेड़ पौधा में पाया जाता है। ये समझ में आ गया। और कोशिका झिल्ली झला माने सॉफ्ट, तो सॉफ्ट कोशिका झिल्ली कहाँ पाएगा, तो कोशिका झिल्ली पाया जाएगा तो कहाँ पे हम लोग का, जंतुओं में। कहाँ पाया जाएगा हम लोग का, जंतुओं में। देखो दिया होगा कोशिका भित्ति एक के सभी अवयव एक पतली झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। पतली झिल्ली द्वारा सब घिरे हुए हैं बारी बारी। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। इस झिल्ली क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका झिल्ली। पतली झिल्ली रहेगा तो पतला पत्ता रहेगा। और यह एक अर्ध परागम्य झिल्ली होता है ना। यह एक ऐसा झिल्ली होता है हम लोग का, अर्ध परागम्य झिल्ली होता है। कौन, तो कोशिका झिल्ली। अर्ध परागम्य झिल्ली उस झिल्ली को कहते हैं जो में आधवा चीज आए और आधवा चीज रुक जाए। और अच्छा ऐसा चीज तुम्हारे घर पर है कौन है, बहुत में कौन चीज, चाहे छन्नी आधवा जाएगा और आधवा रुक जाएगा। चाय को जाने देगा, चाय पत्ती को रोक देगा, है ना। अब फाटा होगी तोरा घर पे बात अलग है, चाय पत्तियों नीचे जाएगा। ऐसा समझे, चाय पत्ती चाहे छन्नी जो होता है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह ही कार्य करता है। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली किसे कहते समझ में आ गया। जनरल आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं जीवन से जुड़ा हुआ, तो अर्ध परागम्य झिल्ली समझ गए। इसका मुख्य कोशिका कार्य के अंदर पाए जाने वाले, इसका मुख्य कार्य क्या है, कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करता है। कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, एक और निर्धारण कौन करता है, हम लोग कोशिका झिल्ली करता है, क्योंकि यह अर्ध परागम्य झिल्ली है। और कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है हम लोग की, लिपिड की। कोशिका झिल्ली लिपिड की और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की। कोशिका झिल्ली लिपिड की, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की। याद भाई, याद करना दम लगा के, हम बोल रहे हैं। आगे बढ़े। एक बाद कोशिका का अगला कोशिकांग है तारकाय। तारकाय इसकी खोज बेबोरी ने की थी, बोबेरी ने की थी। हम अगर याद जानते तो कैसे किए थे, हम इसको याद करेंगे तरीका याद किया, तारा बेबी। एक बच्ची का नाम तारा रख दो और उसको क्या बोलोगे, तारा बेबी। तो तारकाय बोबरी, तारा बेबी याद रहेगा, तारा बेबी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया था हम लोग का, जंतु कोशिका में। तारकाय केवल जंतु कोशिका, पादप में नहीं पाया जाएगा। तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। जब ध्रुव भाग में बटेगा तो सेंट्रोसोम क्या करता है, धुरी का निर्माण करता है। ध्रुव में जेकरा अगल बगल सब क्रिया हो, जैसे कि वृत्त में केंद्र क्या होता है, धुरी होता है। वृत्त में केंद्र क्या होता है हम लोग का, धुरी होता है। आ रहा है समझ में, नहीं समझ में आ रहा है ना। तो आपको तारकाय समझ में आ गया, केवल जंतु में पाया जाएगा। और इसमें इसकी रचना क्या होता है, सेंट्रोसोम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अंतःप्रज्ञा देखो तारकाय ऐसा होता है, देखो देख लिया पाइप की तरह, ठीक है, तारकाय। उसके बाद चलते हैं हम लोग अंतःप्रज्ञा जालिका। हैसन होता है अंतःप्रज्ञा जालिका। कोशिका का फोटो देखोगे ना, ये छोटा दिखेगा तुम लोग को, एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो। हम तेरे डिटेल खींच के रख दिए क्या हम, हाँ। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा जो जाली नहीं, अंतःप्रज्ञा जालिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नालिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतःप्रज्ञा जालिका होता है। अंतःप्रज्ञा जालिका जो होता है क्या होता है, ये नालिका की तरह होता है। किसकी तरह होता है हम लोग का, नालिका की तरह होता है। और इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछने वाला नहीं है, समझ में ना। अंदर आएगा जाएगा, नालिका क्या है, पानी आएगा पानी जाएगा, यही काम करेगा, यही कमी भी करता है। बोलो दिक्कत, आगे बन जाएगा तो बहुत सुंदर। जरूरी तो बाबू कुछ नहीं है, जरूरी तो सांस लेना भी ना है, छोड़ सकती है तो ये सांस लेना है। हाँ ना, तो करा के इंटरनेट से निकलवा देंगे एक फोटो, है ना, एगो पूरा कोशिका का बड़का फोटो निकाल लेंगे तो नामकरणों में कर लेगा, हो जाएगा काम सब लोग का। पूरा नोट्स में क्या करना है, वो फोटो एगो चिपका देना, कैसे स्कूल में करते थे,
सब लिखे वाला काम कर लेते थे, आरती में जो हार्ड रहता था वो फोटो को जीरो से निकाल कर सब साट देते थे, है ना। मास्टर खुश, बच्चा खुश। चले आगे बढ़ते हैं। ये सब बात इंटरनेट पर चला जाएगा, आपका ड्राइंग गंदा है तो। राइबोसोम, है ना, राइबोसोम। राइबोसोम भी बहुत इंपॉर्टेंट एक बारे में पूछता है, राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने पादप कोशिकाओं में तथा जी पोलैंड ने जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम को देखा था। ये पूछ सकता है कि राइबोसोम की सबसे पहले खोज किसने किया था, तो सबसे पहले रॉबिन्सन, ब्राउन और जी पोलैंड ने किया था। तीनों का नाम याद रखना, एग्जाम में कुछ हो दे सकता है। एग्जाम में जो सेटर होता है ना, क्वेश्चन सेट करने वाला, क्वेश्चन सेट करना, एग्जाम सेट कर लेना, क्वेश्चन सेट करने वाला, वो क्या करता है, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा इसलिए। तो लोग क्या पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में, ये आत्मघाती थैला मान लो, है ना, लाइसोसोम को बोलते हैं ना। चले आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम देखा, राइबोसोम को देखा, और हाँ नाम करके राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका नाम क्या हम लोग का राइबोसोम का, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन संश्लेषण के उपयुक्त स्थान प्रदान करता है, अर्थात प्रोटीन का उत्पादन स्थल अगर किसी को कहा जाएगा तो हम लोग को राइबोसोम को कहा जाता है। इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री भी इसको कहते हैं, किसको, राइबोसोम को। राइबोसोम क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम अलग है, लाइसोसोम अलग है। लाइसोसोम आत्मघाती थैला है, राइबोसोम नहीं है। थोड़ा सा नाम कंफ्यूज होता है, मेरे से मिस्टेक से निकल गया। तो लाइसोसोम है, आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं दिया, आगे स्लाइड में होगा। तो लाइसोसोम है, अपने फट जाएगा सीधे। तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन क्या उत्पादन होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं कोशिका में, तो बस ये रटना है राइबोसोम को। आगे समझ में, तो आपको पूरा लिख के और हाईलाइट करने वाला तो थोड़ा सीखिए, है ना, हाईलाइट कीजिएगा तो सुंदर से आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल पढ़ना जरूरी है बाबू, वन लाइनर पढ़ोगे तो वन लाइनर दिमाग में चिपकता नहीं है। लूसेंट से अच्छा कोई बुक है या नहीं है दुनिया में, लेकिन लूसेंट किसी को याद नहीं होता है, कहे कि वन लाइनर है, समझ में ना। लूसेंट बहुत अच्छा बुक है, लेकिन जब वन लाइनर जहाँ याद करोगे तो याद नहीं होगा। तो जब कहानी समझ जाओगे तब तुमको लूसेंट भी समझ में आएगा, कहानी समझने के बाद, ना तो ना समझ में वो। माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में देखिए, इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज। इसको याद करना पड़ेगा, किसने किसकी खोज की थी। बेंडा ने इसका नाम क्या किया, माइक्रोकॉन्ड्रिया दिया, इसको भी हाईलाइट करेंगे। कोशिका का श्वसन स्थल है माइक्रोकॉन्ड्रिया, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोशिका का श्वसन स्थल किसको कहते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, याद है भाई, बहुत बढ़िया। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, समझ में ना, कहाँ पर होता है हम लोग का, माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया से क्या होता है, काफी मात्रा में एनर्जी प्राप्त होता है। आ रहा समझ में। माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया। कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, और 9th 10th के एग्जाम में भी पूछा जाता है। सब पढ़ना आपको 9th में कोशिका के बारे में, है ना, 9th में भी पढ़ना है। एनसीईआरटी, सब एनसीईआरटी बेस मेरा नोट्स रहता है, मेरा नोट्स पढ़ लोगे, एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, खत्म खेला। क्योंकि एक पे तैयार करना बहुत टाइम लगाते हैं, एनसीईआरटी से बहुत सारा चीज छाटते हैं, देखते हैं क्या है, और तब उसको हम डालते हैं कि हाँ इसका कोई छूटे नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस, और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, आगे बढ़ते हैं। ओकरा बाद गोल्जी का है, हैसन जोन रहेगा, है तो बनाना बहुत आसान है, सांप नियन है। गोल्जी का, इसको क्या बोलते हैं, गोल्जी का है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी, सूक्ष्म नालिकाओं से मिलकर बनी होती है। कौन, तो गोल्जी का है, समझ में ना। तेकर नाम याद करना आसान है, गोल्जी का है, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। आगे आप लोग याद हो गया, आगे बढ़े।
आगे बढ़े। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटोन अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। यह पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। यह यदि कोई पदार्थ कोशिका के बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलती हैं। अर्थ समझ में आप लोग को? इस प्रकार गोल्जिकाएं को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहते हैं। अब एक में बोला कि भैया हाथना रोटे को पड़ेगा 10th नियन, ना ना बाबू को पूछा कोशिका का यातायात प्रबंधन किसे कहते हैं? तो बस बाकी याद नहीं करना है। और ढेर पढ़े का मन हो तो याद कर सकता है, ढेर पढ़े का मन होगा तो याद कर सकता है तुम लोग, ठीक है? आ रहा समझ में? तो गोल्जिकाएं ग्लाइकोलिपिड पर भी का निर्माण करता है। किसको निर्माण करता है? ये हम लोग का ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करते हैं। कौन? हम लोग का गोल्जिकाएं। आगे चलते हम लोग का लाइसोसोम के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है हमको? लाइसोसोम, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैला कहते हैं, बता रहे थे ना आपको। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलो तो लाइसोसोम के बारे में देखते हैं। कक्षा थोड़ी लंबी हो चुकी है, इसको समझे, तुरंत खत्म होने वाला है। इसकी खोज डी डुबे ने किया था। कौन डुबे ने किया था? डी डुबे। हम इसको डी डुबे नहीं, डी डुबे याद किए थे, डी डुबे, ठीक है? डी डुबे लाइसोसोम, ठीक है? यह सूक्ष्म गोलाकार एक हरी झिल्ली से घिरी हुई थैली है। इसका निर्माण संश्लेषित विधि द्वारा गोल्जिकाएं में होता है। ये कहाँ पर होता है? हम लोग का गोल्जिकाएं में कर होता है। किसका निर्माण? लाइसोसोम। देखो हेजा है और छोटी चुकी होता है लाइसोसोम, गोल कलर का, एकदम गोल आकार का। बल्कि लाइसोसोम में सभी प्रकार की जल अपघटित एंजाइम जो होता है और जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक स्रावित होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सहायक होते हैं और इसे आत्मघाती थैला कहते हैं। तो लाइसोसोम में का भैया हाथ ना कहा याद करना है, 10th नियम कहेंगे ना, इसे आत्मघाती थैला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? आत्मघाती थैला कहते हैं। बस एजा से लेना है कि आत्मघाती थैला किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम। और लाइसोसोम की खोज कौन के थे? डी डुबे। बस यही 2 पॉइंट आपको हाईलाइट करना है, बाकी तुम लोग लिख लेना, समझना है ना? डिटेल करवाना मेरा काम है, ये आगे आपको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन लिखना है, 2 पॉइंट को हाईलाइट करके रखना है। आगे समझ में? नोट, स्तनधारियों में लाल रक्त कणिका लाइसोसोम में नहीं पाया जाता है, ठीक है? एक बाद लवक, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक माने प्लास्टिड। यह 3 प्रकार का लवक होता है। एक हरित लवक, पढ़ा है तुम लोग, क्लोरोप्लास्ट, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। 3 प्रकार के होता है हम लोग का लवक होता है। हरित लवक यह हरा रंग का होगा, नामे से चल रहा है कि हरित रंग लवक कैसा होगा हम लोग का? हरा रंग का होता है। इसके अंदर हरे रंग का पदार्थ पर्ण हरित माने क्लोरोफिल पाया जाता है। कहने का मतलब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। अगर पत्ती किस प्रकार संरचना बना दी जाए और पत्ती में अगर हम लोग अंदर से काटते हैं, इस प्रकार पत्ती को अंदर से काट करके, तो इस तरह के लंबा लंबा हम लोग का प्रवर्ध होगा। इसको बोलते हैं लंबा लंबा जो हरे प्रवर्ध, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। एक अंदर बिंदु 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 टाइप का होगा, उसी को बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है। अब समझ में आ गई है ना? इसी की सहायता से पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं क्लोरोफिल के सहायता से। कौन सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से, और भोजन बनाते हैं। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं, है ना? किसको कहते हैं हम लोग? रसोई घर। तो रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लवक को। याद हो गया? कौन सा पॉइंट हाईलाइट करना है? पत्तियों का रंग पीला उसमें मौजूद कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। किसी कारण होता है हम लोग का? कैरोटीन के। कौन कौन पत्ती पीला हो जाता है ना? कैरोटीन के कारण। अवर्णी लवक यह रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों या कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है। जैसे जड़ उजर कलर का होता है ना? जैसे जड़ भूमिगत तने में भोज्य संग्रह होता है, लेकिन इसमें ये हरा रंग का नहीं होगा, हरा रंग का नहीं होगा। अरे समझ में?
वर्णी लवक, ये रंगीन लवक होते हैं जो लाल पीले रंगीन होते हैं, और जो फूल जो बनता है ना वो वर्णी लवक के कारण बनता है। किसके कारण बनता है हम लोग का? वर्णी लवक के कारण तुम्हारा फूल का रंग होता है। आ रहा समझ में? ठीक है। पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प, पुष्प भित्ति और बीज में पाया जाता है ना। बीज का अनेक तरह का होता है, लाल बीज, पीला बीज, अलग अलग तरह का बीज होता है। तो हम लोग खाते हैं राजमा उजमा का है, बीज ही है तो है ना। तो इस सब में क्या होता है? वर्णी लवक पाया जाता है। वर्णी लवक के अन्य उदाहरण, टमाटर में लाइकोपेन पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, वर्णी लवक है। कर बड़ी बात पूछा है, गाजर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? कैरोटीन, कैरोट माने गाजर होता है। चुकंदर में विटामिन पाया जाता है। चुकंदर कैसा होता है? करिया, लाल होता है। बहुत बढ़िया। मरून होता है, कैसा होता है? मरून होता है ना। अब मरून पहुंचती मैंने कुछ याद पड़ गया, रील देख रही थी तो आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए का वर्णक जो है वो किसका नाम है? फाइकोसाइनिन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फाइकोसाइनिन। वनस्पति को जो पराबैंगनी किरण जो सूर्य से आता है ना, हानिकारक पराबैंगनी किरण से कौन बचाता है? तो फाइकोसाइनिन बचाता है। अब अंतिम तक चलते हैं, रसधामनी तरह। यह कोशिका का निर्जीव रचना, इसमें लाल पदार्थ भारी मात्रा में होता है। जंतु कोशिका में अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिकाओं में यह 90% स्थान को घेरे होती है। रसधानी एक झिल्ली की आवृत्ति होती है जिसे टेक्नोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन होती है। ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा आपको पूछता नहीं है एग्जाम में, और इसके बारे में बस इतना ही पूछता है आपको। अब कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में, और तो केंद्रक पढ़ाई देते हैं, छोटा सा भाग है। और कल से हम लोग गुणसूत्रों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। यह पूछता है केंद्रक की खोज किसने की? आप लोग सेट मारिएगा इसको, है ना। यह आकार में गोलाकार अंडाकार का होता है ये हम लोग का। यह सामान्यतः प्रत्येक कोशिकाओं में एक ही केंद्र में होता है, केंद्रक हम लोग का। ठीक है। अब केंद्रक के बारे में अगला पूरा क्लास हम लोग का डिटेल्ड में होगा कि पादप कोशिका का केंद्रक कहाँ होता है, कैसन होता है, जंतु कोशिका का केंद्रक कहाँ होता है, कैसा होता है। बाकी जानकारी के लिए आप लोग बने रहें, और कल के क्लास में हम लोग केंद्रक के और बाकी गुणसूत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यही विराम देते हैं। जो इसका पीडीएफ अगर चाहता है उसको मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। धन्यवाद, जुड़े रहे।